सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् मा फल भवेत्। ऐसे ही इन्हीं शब्दों को चरितार्थ करती हुई हमारी आज की मेहमान है दिल से दिल तक रेनू के साथ में हमारे कानपुर के गौरव डॉक्टर रश्मि कपूर जी, जो रीजेंसी हेल्थ, जिसके बारे में शायद ही कानपुर का जो वासी हो उसके बारे में ना जानता हो। रीजेंसी हेल्थ की मैडम डायरेक्टर हैं। शी इज़ अ पीडियाट्रिशियन, डेफिनेटली अ लीडिंग लेडी, अ मदर, अ वाइफ। मैडम का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैडम प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एंड ये हमारा ऑनर है कि जो हम 9 दुर्गों की श्रृंखला कर रहे हैं एंड जो सबसे कुछ एक लेडीज़ का नाम आया, फीमेल्स का नाम आया मेरे मन में, वो एक आप नाम थी। समटाइम्स शुक्रिया। मैं अक्सर सोचती हूँ मैम कि रीजेंसी हेल्थ ने एक मुकाम हासिल किया है हेल्थ के लिए, और आज अगर हम किसी भी बड़ी बीमारी के बारे में सोचते हैं कानपुर में कि किसको कहाँ रेफ़र करना है, तो वो सीधे रीजेंसी का ही नाम आता है। कॉरपोरेट हॉस्पिटल जब किसी ने सोचे भी नहीं थे, उस समय आपने उसका वो पौधा प्लांट किया था जी। तो उसके बारे में मैम कुछ हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि हाउ दैट जर्नी स्टार्टेड एंड व्हाट यू हैव रीच्ड एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर रीजेंसी हेल्थ। देखिए, हम दोनों एक फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर थे। मैं पीडियाट्रिशियन एंड डॉक्टर कपूर सर्जन। क्योंकि कानपुर में बहुत कम सुविधाएं थी। एक किसी का एक्सीडेंट जब होता है था तब भी हम लोगों को कहीं रेफ़र करना पड़ता था। तो ये सब देख के हम लोगों ने सोचा कि हमको कोई एक स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ बनवानी चाहिए, और हम लोगों ने हॉस्पिटल बनाने का प्लान करा। देखिए, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जब होते हैं तो धन की कमी होती है, एक्सपीरियंस की भी कमी होती है, लेकिन सब घर वालों ने बहुत मदद की और जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्होंने बहुत मदद करी और किसी तरीके से हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया। तो जर्नी हमारी आसान तो बिल्कुल भी नहीं थी, मैं कहूँगी एकदम बहुत ही ज़्यादा बाधाएं थी, और धन सबसे बड़ा बाधा था हमारा। लेकिन हम लोगों ने इसमें ये सोचा कि आगे बढ़ना ही है किसी तरीके से। हम लोगों को तो सबकी मदद के वजह से हम लोग आज जहाँ तक पहुँचे हैं वहाँ पहुँचे हैं, और अब आगे रीजेंसी का यही एक मुकाम है। एक हम लोगों का मोटो है कि हमको हेल्थ केयर में एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट अपने यूपी के लोगों को ज़रूर हासिल कराना है। क्योंकि यूपी के लोग बाहर की तरफ क्यों देखें और स्टेट्स की तरफ क्यों देखें। तो आज कोई भी ऐसी स्पेशलिटी अब नहीं है जो रीजेंसी में नहीं है, और ये सब हमको इस वजह से ही मिल पाया कि हमको सब अपने कलीग्स का, अपने पूरे साथियों का, अपने शहरवासियों का पूरा सहयोग मिला। वंडरफुल मैम। डेफिनेटली इसके पीछे मैम बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, एंड बीइंग अ वुमेन मैं जानती हूँ कि जब हम पढ़ के निकलते हैं और उसी समय आपका करियर का समय होता है, उसी समय बच्चे भी हम लोग को पालने होते हैं और प्रैक्टिस को भी करना होता है। तो आपने आज ये जब बच्चियां, मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रही हूँ कि सो दैट यू कैन इंस्पायर उन सभी विमेन को जो आज हैं वो डरती हैं कि आज मैम क्या होता है कि आप भी जानती हैं बच्चियां जो हैं वो शादी पहले तो नहीं करेंगी। लेट मैरिजेस आर सो कॉमन नाउ। फिर शादी भी हो जाएगी, दे डोंट वांट टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। तो अब बच्चे पैदा करने का सही समय भी 20 से 25 साल है, चलो घसीट के 30 तक भी ले आओ, बट आफ्टर 35-40 व्हेन बीइंग इन IVF सेंटर वी ऑल नो कितना मुश्किल हो जाता है। तो आपसे मैं जानना चाहूँगी कि बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, क्लिनिशियन एंड अ मदर, हाउ डिड यू मैनेज ऑल दैट? एक बहुत ही आपने जो सवाल पूछा है वो मेरे ख्याल से सभी महिलाओं से पूछा जाता है जो कि वर्किंग विमेन होती है। तो मैंने जब जर्नी शुरू करी तो मेरे को भी मालूम था कि देखिए, बच्चों की पैदा करने की एक उम्र होती है, उससे आगे नहीं है। तो मैंने एकदम सही समय में 2 बच्चे मेरे हुए। लेकिन मैं कभी भी अपने प्रोफेशन में
पीछे नहीं रही। मैंने प्रैक्टिस तो शुरू में 10 साल बिल्कुल नहीं करी, बिल्कुल 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए जाती थी, लेकिन मैं सारी कॉन्फ्रेंसेस में जाती थी। अपनी पढ़ाई जो भी मेरे को वक्त मिलता था उसमें मैं सिर्फ पढ़ती रहती थी। एंड धीरे धीरे करके जैसे ही मेरे बच्चे इस लायक हुए कि वो सब अपना काम अपने आप कर पाएँ, मैंने कभी किसी बच्चों को कोई ट्यूशन नहीं दिया। और दोनों बच्चे बहुत ही एकेडमिकली बहुत ही अच्छा कर रहे थे। तो मैंने उन लोग को बोला कि क्लास 7-6 के बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी नहीं। हाँ। अब आपकी अपनी ज़िंदगी है। और उसके बाद जब बड़ा बेटा क्लास 6th में शायद आया था, तब से मैंने अपनी प्रैक्टिस फिर से रेगुलर शुरू करी। एंड जब फिर शुरू करी तो फिर मैंने पीछे नहीं देखा। तो मेरी सब लेडीज़ से, सारी लड़कियों से यही रिक्वेस्ट है कि देखिए, कॉम्प्रोमाइज़ तो कभी ना कभी हम लोगों को हर जगह में करना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ तो माँ ही बन सकती है, फादर तो माँ नहीं बन सकता। बच्चे हम ही लोगों को रियर करने पड़ेंगे। तो लेकिन वो भी एक अपना अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग अपना प्लेजर होता है टू हैव चिल्ड्रन एंड टू सी देम ग्रोइंग अप एंड टू सी देम ग्रोइंग वेल, डूइंग वेल इन द सोसाइटी। तो ये एक जो एक्सपीरियंस है, वो एक जो अनुभव है, वो सबको नहीं मिल पाता है। अगर आप सोचें कि शादी नहीं करें और बच्चे नहीं करें, तो ये अनुभव भी एक बहुत ही अपने में यूनिक अनुभव है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, साथ कंधे से कंधा मिला के हम लोगों को चलना है अपने ऑपोजिट सेक्स से, लेकिन उसके साथ ये भी सोच के रखना है कि हमारी कुछ जिम्मेदारी अपने बच्चों के लिए डेफिनेटली है। बच्चों की जिम्मेदारी माँ की ज़्यादा होती है पिता से। ऑल्दो मैं इस बात से टोटली अग्री करती हूँ कि पिता और माता का पूरा योगदान होना चाहिए बच्चे की परवरिश में। उससे डबल वो हासिल होता है अगर फादर भी उसमें शामिल होता है। लेकिन शुरुआत के दिनों में माँ की परवरिश के बगैर बच्चा कभी भी बहुत अच्छा नहीं होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है, काम पीछे नहीं जाएगा, काम आपके पीछे दौड़ेगा यदि आप अपने हुनर को बिल्कुल वैसा ही बनाए रखें, बच्चों की देखभाल करें एंड देन यू टारगेट कि हमने इतने साल टोटल बच्चों की केयर करी है। बच्चों की केयर आगे भी करना ही है, लेकिन अब ये समय जो हमारा है ये हमारे प्रोफेशन का है। वंडरफुल मैडम। सो की इज प्रायोरिटी इज इम्पॉर्टेंट। आपको लाइफ में हमेशा प्रायोरिटाइज करना है कि कब किस चीज़ को प्रायोरिटी करना है। आप कॉलेज में हैं तब पढ़ना है, इमीडिएट मैरिज हुई है, बच्चे हुए हैं, तो डेफिनेटली फैमिली एंड बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा समय देना है। वंस चिल्ड्रन आर लिटिल सेल्फ सफिशिएंट, आप उनको इस लायक बनाएं कि अपने काम को वो मैनेज कर पाएँ खुद से और उनको ये जिम्मेदारी का एहसास आने लगे, देन डेफिनेटली यू कैन स्टार्ट अगेन फोकसिंग ऑन योर वर्क। एंड जैसा मैडम ने कहा, हम सब वही करते हैं कि भाई काम कभी पीछे नहीं रहता, अपने हुनर को लगातार आपको तराशते रहना पड़ता है। मैडम, अब बच्चों की परवरिश की बात आ रही है, तो आजकल हम सोसाइटी में देख रहे हैं दी मोबाइल एडिक्शन। छोटे छोटे 6 महीने से बच्चों को मोबाइल दे दिए जाते हैं। थोड़े और बड़े होते हैं, कभी कार्टून, कभी मूवीज़, कभी वो मदर्स दे आर प्रोबेबली बिजी ऑन टीवी, ऑन फोन, ऑन समथिंग एल्स एंड किड्स दे आर बिजी विद दैट। उसका मैम आप क्या देख रहे हैं, सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है बच्चों में? स्पेशली आप देख रहे होंगे क्लिनिक्स में, व्हाट चेंज डू यू सी इन द सोसाइटी? देखिए, ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है इस समय वर्ल्ड ओवर। तो जो भी जब कोई चीज़ नहीं आती है तो सबसे पहले विदेश में आती है। तो पहले तो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने मोबाइल, आईपैड का खूब इस्तेमाल बच्चों के साथ किया और उसी के देखा देखी हम लोगों ने हिंदुस्तान में बच्चों को 6 महीने से मोबाइल थमा दिया। मैंने अभी एक स्टडी करी थी, स्लीप स्टडी करी थी बच्चों के ऊपर, तो उसमें आया कि 6 महीने के बच्चों को सोने से पहले मोबाइल दे दिया जाता है। इस मोबाइल और टेलीविज़न और स्क्रीन के इतने घातक परिणाम हैं। देखिए, जो भी स्क्रीन होता है वो वन वे होता है, वो सिर्फ बोलता है और सामने वाले को सिर्फ सुनना होता है, वो संवाद नहीं होता है। तो जब आप संवाद करेंगे तो बच्चे की वोकैबुलरी बढ़ेगी, वो बोलेगा, वो एक्सप्रेशंस आपके समझेगा। वो कितना इम्पॉर्टेंट है जो हम लोग सब छोड़ दे रहे हैं आज के दिन। आप घरों में देखिए, माँ एक मोबाइल लेके बैठी होती है,
फादर एक मोबाइल लेके बैठा होता है एंड बच्चा अपने आईपैड पे कोई ना कोई कुछ काम कर रहा होता है। तो हमारी फैमिलीज़ में जो एक संवाद होता है, बच्चे को हंसना, खेलना, कहानी सुनाना, बच्चों के साथ खेलना, ये सब कम होता जा रहा है। तो इसकी बहुत 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 आवश्यकता है कि हम अपने बच्चों को 2 साल से पहले मोबाइल को दिखाएं ही ना, और हम लोग भी अपने घर में मोबाइल का एक फिक्स टाइम रखें कि हमको मैसेजेस देखने हैं तो हम इस वक्त देखेंगे। खाने के समय कोई भी मोबाइल लेके डाइनिंग टेबल पे ना बैठे। सो बच्चों को कभी भी मोबाइल देख के खाना नहीं खाना, मोबाइल देख के सोना नहीं है, और 2 साल तक नो स्क्रीन टाइम एट ऑल। अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में यही हो रहा है कि अब वेस्टर्न कंट्रीज़ में पेरेंट्स जो हैं वो प्लेज कर रहे हैं कि 8वीं 9वीं के बच्चे को पहले मोबाइल दिया जाता था, नो मोबाइल, दे आर प्लेजिंग दैट वी विल नॉट गिव मोबाइल टू अ चाइल्ड। सो सोसाइटी वो पूरा चक्र अब घूम के वहीं आ रहा है। हम लोग पहले नहीं देते थे तो हमारे बच्चे बहुत इंटरैक्टिव होते थे, और इसी उसमें दौरान में हमारा ऑटिज़म का ज़्यादा बढ़ रहा है, बिकॉज ऑटिज़म में भी सोशल स्किल्स की लैकिंग होती है। तो जो सोशल स्किल्स बच्चे के आ जाने चाहिए, बोलना आ जाना चाहिए, वो हमारा थोड़ा पीछे हो जाता है क्योंकि हम मोबाइल को देखने लगे हैं। सो बहुत सारे बच्चों को ऑटिज़म प्रेसिपिटेट हो जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि मोबाइल की वजह से ऑटिज़म होता Yes, है, ma'am. बट बिकॉज मोबाइल लेते हैं तो उनका जो हमारे को 2 साल में देखने को मिलता वो चीज़ हमको 1 साल में मिलने लगी। So mobile and जी, screen ma'am. are हाँ. really very bad for development. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जैसे मैम आपने बताया कि जो 2 वे इंटरेक्शन होता है वो तो जाता ही है, और साथ ही साथ इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि किड्स आर गेटिंग फिजिकली इनएक्टिव। Absolutely. बिल्कुल फिजिकल They are becoming एक्सरसाइज नहीं हो रही, obese. दे आर बिकमिंग ओबीस। तो मैम इसका इंसिडेंस आपने इतने सालों में कैसा देखा है, और उसका क्या साइड इफेक्ट इन बच्चों की फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ पे आने वाला है? So जब मोबाइल देखते हैं तो आप एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मदर्स को एक बच्चों के खाने से ऑब्सेशन है। मदर्स कहती हैं बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल दिखा दो, मोबाइल दिखाया और खाना खाता जा रहा है। सो इससे क्या हो रहा है, बच्चे ओबीज हो रहे हैं। क्यों ओबीज हो रहे हैं? बिकॉज जब हमारा पेट भरता है तो हमारे ब्रेन में एक ब्रेन हमारा एक आपको घंटी बजा के बोलता है पेट भर गया, आप खाना बंद करो। बट जब मोबाइल देख रहे होते हैं, स्क्रीन देख रहे होते हैं, तब जो ब्रेन ने कहा भी कि पेट भर गया है, खाना बंद करें, लेकिन हमारा वो डाइवर्जन जो सामने टीवी के स्क्रीन पे आ रहा है या मोबाइल पे आ रहा है, उससे हमारा वो उस सिग्नल को हमने सुना नहीं, और हम ओवर ईटिंग करते हैं। ओवर ईटिंग करते करते स्टमक की कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक तो हम एक्टिविटी नहीं कर रहे, अपने पेट से ज़्यादा खा रहे हैं, तो ओबेसिटी हो रही है। यही हाल कोविड में हुआ। कोविड में बच्चे बाहर खेलने नहीं गए, सारा स्कूल का काम उस पे करते थे, मोबाइल पे करते थे, टीवी पे करते थे, लिहाजा हमको हिंदुस्तान में एक कोविड के बाद एक ओबेसिटी का एपिडेमिक देखने को मिला है। एंड ओबेसिटी तो सबको मालूम है डायबिटीज़ का जनक है, हाइपरटेंशन का जनक है। तो जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन हम लोग युवावस्था में देखते थे और अधेड़ उम्र में देखते थे, वो अब बच्चों में आने लगा है। सो ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड है, इनको लाइफस्टाइल डिजीजेस बोलते हैं। राइट मैम, सो नाइस। एंड ये अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत हमारे यहाँ ज़्यादा। ये बोलते थे कि भाई बच्चा तंदुरुस्त है, मोटा तगड़ा है, दैट मीन्स बच्चा हेल्दी है। सुंदर तो बहुत प्यारे लगते हैं बच्चे, क्यूट पाई लगते हैं जब गोल गोल होते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अ फिजिकली एक्टिव हेल्दी फिटर चाइल्ड इज़ मच नीडेड। ज़्यादा चाहिए हमको सोसाइटी में, रादर दैन एक मोटा बच्चा जो थुल है, और जिसको अगर ये इन बच्चों का फैट आज ज़्यादा बढ़ जाएगा तो मात्र 10 से 15 साल बाद ही इनको डायबिटीज़ जैसी परेशानी आगे होने की संभावना 15 से 20 गुना तक बढ़ सकती है। आपने मैम एक चीज़ और बताई, ऑटिज़म। एंड एक और चीज़ है जो हमारे भारत देश में अभी भी बहुत नेग्लेक्टेड है, प्रोबेबली बच्चों की वो डायग्नोसिस नहीं बन पाती है, दैट इज़ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम। मैम इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डालिए आप। सो ऑटिज़म पहले भी था, ADHD पहले भी था, और ADHD ऑटिज़म अब भी है,
अब हम लोग क्यों ज़्यादा देख रहे हैं? मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे अब आज के दिन ऑटिज़म का इंसिडेंट 1 in 68 to 1 in 100 के करीब है, कुछ देशों में ज़्यादा, कुछ देशों में कम। और क्योंकि हिंदुस्तान में चीज़ें रिपोर्टेड कम होती हैं, कितने ऑटिस्टिक बच्चे हैं जो रिपोर्ट नहीं करते हैं, रिपोर्टेड नहीं है, तो हिंदुस्तान में एकदम सही अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन मैंने जब प्रैक्टिस शुरू करी थी आज से 40 साल पहले, और अब मैं ऑटिज़म में के जो पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि पेशेंट अवेयर हैं इसलिए वो प्रॉब्लम लेके मेरे पास आते हैं। तो पेशेंट की अवेयरनेस भी बढ़ी है, डॉक्टर्स की अवेयरनेस भी बढ़ी है, प्लस ऑटिज़म का इंसिडेंस भी बढ़ा है ना। ऑटिज़म एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, इसमें बच्चों की सोशल एबिलिटी सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि हमारी सोशल एबिलिटीज़ क्या होती हैं, इंटरेक्शन विद पीपल, बच्चों के साथ खेलना, बच्चों के साथ शेयर करना, बच्चों के साथ आपको हमदर्दी करना, किसी को चोट लगी है तो उसकी मदद करना, ये सारी सोशल एबिलिटीज़ हैं। और ये सारी एबिलिटीज़ ऑटिस्टिक बच्चों में कम कम होती चली जा रही हैं। और हमारे यहाँ वैसे भी जो मदर्स पेरेंट्स हैं आजकल 1 चाइल्ड नॉर्म है, तो वो सिंगल बच्चा जो होता है उसका भी इंटरेक्शन कम हो जाता है, उसकी भी सोशल एबिलिटीज़ थोड़ी सी कम होती हैं, लेकिन वो ऑटिज़म से डिफरेंट है। सो ऑटिज़म का इंसिडेंस बढ़ रहा है, रीज़न अभी तक नहीं पता चला कि ऑटिज़म क्यों बढ़ रहा है, बट डेफिनेटली इट इज़ ऑन द इंक्रीज़ ना। हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग का लाइफस्टाइल डिफरेंट है, अब हमारा लाइफस्टाइल ख़राब होता जा रहा है, हम लोग पैक्ड फूड ज़्यादा खा रहे हैं, हम लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, और पूरे उसमें एनवायरनमेंट में पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, वी कैनॉट से, मे बी रिसर्च विल शो दैट देयर इज़ समथिंग विच इज़ रिस्पॉन्सिबल कि हमारा ऑटिज़म इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है। सो ऑटिज़म की अवेयरनेस है, बढ़नी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए। सो सबसे पहले जो ऑटिज़म पकड़ा जाता है वो स्पीच से है। तो क्या होता है कि जो घर वाले हैं वो बोल देते हैं, जैसे 2 साल के बच्चे को बोलना चाहिए, उसको कम से कम मिनिमम 2 वर्ड सेंटेंसेस बोलने चाहिए। आओ बैठो, मम्मी बैठो, बुक चाहिए, 2 वर्ड्स के सेंटेंसेस बोलने चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं बोलता तो पेरेंट्स को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज से पहले दादा दादी, बाबा और नाना नानी बोलते थे बोल लेगा, अभी बड़ा है, हमारे ये भी ऐसे ही बोला था, वो भी ऐसे ही बोला था, बोल लेगा वो अभी आके। लेकिन ऐसा नहीं है। तो हमारा फर्स्ट रेड फ्लैग यही होता है। और ADHD का फर्स्ट रेड फ्लैग हमारा होता है कि बच्चा हमेशा लड़ाई करता रहता है, अटेंशन स्पैन उसका कम होता है। यहाँ पे बैठा, यहाँ से उठ के वहाँ चला गया, वहाँ से उठ के यहाँ चला गया, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम जिसको बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं, ये और ऑटिज़म भी आपस में रिलेटेड होते हैं। ऑटिस्टिक बच्चे को कोई समझ नहीं पाता तो वो एकदम हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो कई बच्चों में ये दोनों चीज़ें साथ में होती हैं, कई में नहीं होती। तो बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है तो उसमें बहुत खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सब बहुत लोग आते हैं बोलते हैं मेरा बच्चा तो बहुत हाइपर एक्टिव है, पता चला घर में एकदम सर के बल लेटा हुआ है, कभी कुर्सी तोड़ी, कभी इससे उस पे चला, कभी। सो दीज आर ऑल द साइंस ऑफ हाइपर एक्टिविटी। ये स्कूल में सबसे पहले पकड़ा जाता है जब टीचर आपको बोलती है कि बच्चे का अटेंशन बिल्कुल नहीं है, जो हम बोलते हैं वो सुनता नहीं है, जो सुनता नहीं है रजिस्टर नहीं करता है। तो सबसे पहली ADHD जो है हमारा पकड़ा जाता है स्कूल में। तो हम लोग प्रोग्राम करते हैं स्कूल की टीचर्स को अवेयर करने के लिए। एंड आजकल मैं कहूँगी बहुत सारा अवेयरनेस ADHD एंड ऑटिज्म में बहुत बड़ा है। मैम अगर मान लीजिए किसी पेरेंट को ये मन में शक आता है कि माय चाइल्ड इज़ ऑटिस्टिक या ADHD का पेशेंट है, तो उसको इमीडिएटली किसको दिखाना चाहिए? पीडियाट्रिशियन को, और वी हैव गॉट सम स्पेशलिस्ट फॉर दैट? इसमें पीडियाट्रिशियन क्योंकि सबसे पहले पिकअप करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि टीचर्स शुड पिकअप। और इनका एक
पूरा असेसमेंट होता है, और ये असेसमेंट साइंटिफिक असेसमेंट होता है, और ये असेसमेंट एक हमारा साइकोलॉजिस्ट करता है। सो उसके पूरे पॉइंट्स होते हैं, स्केल्स होते हैं। तो ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम, सो इट इज नोन एज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो वो माइल्ड से लेकर के सिवियर से लेकर के मेंटल रिटार्डेशन से लेकर सुपर इंटेलिजेंट तक में इतना बड़ा स्पेक्ट्रम है। तो उसके लिए एक स्केल होता है एंड प्रॉपर उसका असेसमेंट होना चाहिए। सो पीडियाट्रिशियन कैन पिन पॉइंट दैट दिस इज ऑटिज्म, बट अ साइकोलॉजिस्ट विल डायग्नोज दैट दिस इज ऑटिज्म और ADHD डन बाय द साइकोलॉजिस्ट ऑफ द पीडियाट्रिशियन। सो देखिए क्या होता है ADHD में, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कुछ एक्टिविटीज़ या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कराई जाती हैं जिससे बच्चे को बहुत फ़ायदा मिलता है। ओके, बट समटाइम्स वो सारी एक्टिविटीज़, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मोस्टली ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी के द्वारा वो होता है। वी गिव देम वेटेड जैकेट्स बैठने के लिए और अटेंशन स्पैन करने के लिए 1-to-1 टीचर्स देते हैं। पर समटाइम्स इट डज हैपन दीज थिंग्स डोंट हेल्प। देन व्हाट वी डू इज़ कि साइकियाट्रिस्ट के पास उनको या पीडियाट्रिशियन के पास कुछ मेडिसिन्स डेफिनेटली हैं जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है ADHD। वंडरफुल मैम, ये बहुत ज़रूरी है मैडम कि लोग सही समय पर बच्चों को डायग्नोज करें। एक और डिसऑर्डर मैम जो हमारी सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है अमंग्स पीडियाट्रिक्स, वो है थायराइड डिसऑर्डर, और अक्सर अननोटिस्ड हो जाता है। इमीडिएट आफ्टर बर्थ तो हम लोग 3rd डे TSH करा लेते हैं, बट बाद की उम्र में लाइक 6 मंथ से लेकर 12, 14, 15 साल तक अगर इन बच्चों को थायराइड डिसऑर्डर हो सकता है क्या इंसिडेंट्स आप देख रहे हैं और कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? जो थायराइड डिसऑर्डर्स हैं, जो कंजेनिटल थायराइड डिसऑर्डर हैं, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हम लोग 3rd डे में टेस्ट करा लेते हैं। जितने कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म है, अब कंजेनिटल हाइपोथायराइडिज्म अगर आपने डायग्नोज अगर नहीं किया है, सो ये बच्चा ज़िंदगी भर के लिए मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, क्योंकि बच्चे का ब्रेन सबसे ज़्यादा हमारा फर्स्ट 3 मंथ्स में डेवलप होता है। सबसे ज़्यादा यूट्रस में होता है और उसके बाद बाहर आके फर्स्ट 3-4 मंथ्स में ब्रेन का विकास होता है। थायराइड हार्मोन का ब्रेन के विकास में बहुत ज़्यादा महत्व है। तो वो तो आप स्क्रीनिंग कराते हैं तो पता चल जाता है। लेटर ऑन बिकॉज कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, वायरल इन्फेक्शन की वजह से मोस्ट ऑफ द टाइम ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस होती है, जिससे हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। सो ये लेटर ऑन भी अगर आता है तो भी आपको पता चल जाएगा। स्किन रफ होती है, बच्चा सुस्त हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ें, और वेट बढ़ता है, लंबाई नहीं बढ़ती है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगी कि बच्चे को हाइपोथायराइड हो सकता है। सुस्ती रहती है, नींद बहुत आती है, और एक अलग सा उनका स्टेचर हो जाता है, हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़े से जैसे मैडम ने बताया चौड़े हो जाते हैं, और छोटी लंबाई का सबसे प्रमुख कारण इस समय या तो सीलियाक डिजीज है और हाइपोथायराइडिज्म है। लंबाई नहीं बढ़ती। थायराइड हार्मोन हमारी बॉडी के हर सेल को ज़रूरत होती है, तो हमारे सारे सेल्स अफेक्टेड हो जाते हैं अगर थायराइड की कमी होती है। आज हमारे साथ इतनी एक्सपीरियंस्ड पीडियाट्रिशियन है, शहर की सबसे जानी मानी एक्सपीरियंस्ड क्लिनिशियन है हमारे साथ में। मैडम एक चीज़ और मैं पूछूंगी कि आजकल मेरे पास जो बच्चियां आती हैं, दे कम विद प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। 10 साल से कम उम्र में दे कम विद कि ब्रेस्ट का डेवलपमेंट शुरू हो गया है, या बच्चियों को पीरियड शुरू हो गए हैं। तो क्या आप देख रही हैं कि आजकल ये बच्चियों को जल्दी पीरियड्स आ रहे हैं या ब्रेस्ट डेवलपमेंट जल्दी शुरू हो रहा है? तो क्या इसका रिलेशन एनवायरनमेंट से है, जो ये सोशल मीडिया का एक्सपोजर है उससे है, या ओबेसिटी से है? व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या है पेरेंट्स को समझाना होगा? सोशल मीडिया का देखिए, प्रिकॉशियस प्यूबर्टी एक अलग से एंटिटी है, और अगर इसमें ये बोला जाता है कि लड़कियों के ब्रेस्ट का डेवलपमेंट 10 ईयर्स के पे शुरू होता है, दिस इज जस्ट बाय एंड लार्ज एवरेज, और 2 ईयर्स के बाद उसके पीरियड्स आते हैं।
लाइक 12 साल में पीरियड्स आते हैं। तो अगर किसी बच्ची का आप ब्रेस्ट डेवलपमेंट 8 साल में शुरू हो गया है तो हमें देखना होगा कि उसकी लंबाई कितनी है। यदि लंबाई हमारी बहुत ही कम है तो हमको तुरंत उसके हार्मोन्स का टेस्ट करा के उसको ब्रेस्ट डेवलपमेंट को रोकने के लिए वो करना ही होगा, क्योंकि जब ब्रेस्ट डेवलपमेंट हुआ तो बोन एज भी हमारी बढ़ने लगती है। तो वो सारी चीज़ें हुई तो इवेंचुअल हाइट अल्टीमेटली कम हो जाएगी। तो अगर बच्चे की हाइट 4 ही फुट है और उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू हो गया तो हमको मालूम है इसकी हाइट ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, तो हम लोग उस ब्रेस्ट डेवलपमेंट को रोक सकते हैं उसके, क्योंकि हमें मालूम है नेक्स्ट स्टेप विल बी पीरियड्स, तो हम उसको रोक सकते हैं हार्मोन देके। दूसरी बात यह है कि क्या ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, मैं फिर यही कहूँगी कि जैसे ऑटिज़म था ऐसे ये नहीं मालूम कि हम लोगों को ये अवेयरनेस बढ़ी है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की, लेकिन फिर भी जो हम ये देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंजेक्शंस लगा के गाय भैंस को दूध में ऑक्सीटोसिन वगैरह दिया जाता है, तो कुछ कारक ये भी होते ही हैं। सोशल मीडिया की वजह से ब्रेस्ट डेवलपमेंट तो और प्रिकॉशियस प्यूबर्टी तो नहीं आती है, बट डेफिनेटली एनवायरमेंटल फैक्टर्स कुछ ज़रूर हैं, और जिनमें से मैंने बोला खास करके कि जैसे सब्जियों में ऑक्सीटोसिन भी लगा देते हैं, और जैसे उसमें भी आपके गाय के दूध भैंस के दूध बढ़ाने के लिए भी लगा देते हैं। तो ये सारे कारक हो सकते हैं, लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि आजकल तो ऐसा होने ही लगा है। सो दिस इज़ नॉट द आंसर। अगर आपके बच्चे के साथ हुआ है तो तुरंत एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन को दिखाइए, और उसके अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हार्मोन्स के टेस्ट कराए जाएंगे, बिकॉज देयर इज़ अ वे वी कैन स्टॉप दिस। बहुत ज़रूरी बात है मैम ये। बहुत सारे जब पेरिफेरी से पेशेंट्स आते हैं, छोटे बच्चे को लेके आते हैं 8-9 साल के, उनका जो ब्रेस्ट बड डेवलपमेंट होता है वो टेंडर होता है, तो उसके लिए कुछ लोग ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, कोई गर्म पानी से सिकाई, कोई बर्फ़ से सिकाई, कोई दवा दे रहा होता है, कोई ये बता रहा है मैडम इसको तो ब्रेस्ट में अभी से गांठ बननी शुरू हो गई है। तो ये मैम थोड़ा सा जस्ट 2 लाइन्स ऑन दैट अबाउट द ब्रेस्ट बड एंड वो जो पेनफुल टाइम होता है बच्चों की ज़िंदगी का थोड़ा तो मैं शुरुआत करती हूँ जब बच्चा पैदा होता है। सो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ के हार्मोन्स सडनली उसके उस अंदर होते हैं, तो उसकी वजह से कई बार ब्रेस्ट बड बन जाती है वो पैदा होने की बच्चे। तो आज जो हमारे हिंदुस्तान में चलन था कि ब्रेस्ट को दबा के दूध निकाल देते थे, वो बिल्कुल नहीं करना है। उससे इन्फ्लेमेशन होगा और इन्फेक्शन होने के चांसेस, ये अपने आप बढ़ा है और अपने आप कम हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी। जब बच्चे की एडोलेसेंस आती है तब ब्रेस्ट बड धीरे धीरे बढ़ना शुरू होती है। पेरेंट्स सबसे पहले आते हैं कि इसकी एक ब्रेस्ट में दर्द हो रहा है, और फिर मैं उनको समझाती हूँ कि ये ब्रेस्ट बड जब स्किन आपकी खींच रही है तो ये वो वाला दर्द है, इससे कोई परेशानी की वो नहीं है। और धीरे धीरे एक ब्रेस्ट में फिर दूसरे ब्रेस्ट में दर्द होता है, तो वो एक नेचुरल फिनोमेना है, उसके लिए हमें कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ज़रूरी है समझना मैडम कि बच्चा जब पैदा हुआ है या जब प्यूबर्टी के टाइम जब उसका डेवलपमेंट शुरू हुआ है और वो ब्रेस्ट बड बनी हुई है, तो उसमें आपको कुछ भी इंटरवेंशन नहीं करना है। मैडम की ये बात सब लोगों को गांठ बांध लेनी है और अपने सारे रिलेटिव्स को भी बतानी है कि उसमें कुछ भी सिकाई नहीं करनी है, उसको दबा के नहीं निकालना है। ऐसा करने से नुकसान हो सकता है, उसमें इन्फेक्शन हो सकता है और दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो सकती हैं। ये एक ग्रोइंग आपका नेचुरल प्रोसेस है, और जब बच्चा पैदा होके आया है ये मदर का हार्मोन है जिसकी वजह से उसको ये डेवलपमेंट हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात मैडम ने बताई है, इसको अच्छे से गांठ बांध लीजिए। मैम एक आखिरी सवाल मान के चलिए, मैं आपका CV पढ़ रही थी, देन आई वाज प्राउड टू सी कि यू आर रनिंग सच नाइस अमृता हॉस्पिटल एंड वन मोर फॉर मेंटली चैलेंज्ड चिल्ड्रन। मैडम वी वांट टू नो अबाउट इट, और ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी को उसमें एडमिशन लेना है या कोई ऐसा बच्चा सोसाइटी में दिखता है तो हाउ हम उस बच्चे को कैसे उस स्कूल में एडमिशन दिला सकते हैं, और कैसी प्रक्रिया है, और समाज में उन बच्चों की नॉर्मल तरीके से वो कैसे लाइफ लीड कर सकते हैं। तो रेणु जी ऐसा था कि बहुत कुछ आज से 15 साल पहले जी मैंने ये सोचा कि डॉक्टर्स तो सभी होते हैं और सभी अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, सब अपने डॉक्टर्स अपने मरीज़ का इलाज करते हैं,
लेकिन कुछ डॉक्टर्स से हट के भी हमको कुछ सोसाइटी को देना चाहिए। सो जैसा मैंने बताया था आपको कि हम लोगों ने रीजेंसी जब बनाया, जब कोई हेड इंजरी होती थी और उसको भेजना पड़ता था, तो मैंने अमृता स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन मैंने 2009 में एस्टैब्लिश किया मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए। देखिए हम लोग के अब क्योंकि मेडिकल साइंस बहुत बढ़ गई है, तो हमारे बहुत प्रीमेच्योर बच्चे जो हो रहे हैं वो बच जाते हैं, प्लस और भी बीमारियां होती हैं उसके बाद जब बच्चे बचते हैं, तो कोई मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, कुछ जेनेटिक कॉजेज़ की वजह से मेंटली रिटार्डेड होता है, जैसे डाउन सिंड्रोम वगैरह। उन लोगों के लिए कानपुर जैसे शहर में कुछ भी नहीं था, तो उन लोगों के लिए मैंने एक स्कूल खोला जिसका नाम है अमृता स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। इस स्कूल को हमने एक बच्चे से शुरू किया था, आज वो बच्चा हमारे स्कूल में ही है और 25 साल का हो गया है, डाउन सिंड्रोम का बच्चा था, और धीरे धीरे करके ये संख्या बढ़ रही है हमारी बच्चों के लिए। देखिए ये जो संस्था है मेरी अमृता, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सो बच्चों से फीस तो ली जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और जो भी ली जाती है वो उन्हीं के कामों में, उसी स्कूल को बढ़ाने में कर देते हैं। सो पहले सिर्फ स्कूल था, फिर मैंने एक रिहैबिलिटेशन सेंटर खोला जिसमें कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए और ADHD के बच्चों के लिए स्पेशल थेरेपीज़ होती हैं। तो मेरे पास आज के दिन 5 ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पेशल एजुकेटर, साइकोलॉजिस्ट सब कुछ हैं। अब जिसको भी मदद की ज़रूरत होती है तो वो मेरे पास एक एप्लीकेशन लिख के आए, और मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कोई समर्थ आदमी उसको रेफ़र कर रहा है तो उनको खुद उसका थोड़ा सा बीड़ा उठाना चाहिए, क्योंकि ये तो हम लोग सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि अगर आपको कोई भी मेंटली हैंडीकैप मिलता है तो उसको सही राह दिखाना और उसके लिए कुछ करना, ये सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये और हमारे पास ऐसा प्रावधान भी है कि हम जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते उनको एजुकेशन हम फ्री देते हैं, प्लस जो कुछ लोग के बच्चे कुछ मदर्स के हैं जो मेंटली हैंडीकैप्ड हैं, उन मदर्स को मैंने कोर्स करा के उनको एज अ टीचर भी रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें एक विशेष साइकिल है। तो हमको जब, और इन बच्चों को समाज में, जैसे हम लोग, मैं सबको इनकरेज करती हूँ कि अपना बच्चे अपना बर्थडे वहाँ मनाएं और बच्चों के साथ मिलके हाथ मिलाएं, उनको भी अच्छा लगता है, इन बच्चों को भी समझ में आएगा कि ये हमारे समाज का पार्ट है, किसी की गलती की वजह से ये ऐसे नहीं है। बिल्कुल, ये या तो जेनेटिक कॉज है या फिर किसी कारण से मेंटल रिटार्डेशन है, ऑटिज्म है, ADHD है, तो ये इनकी अपनी कोई गलती नहीं है, ये तो हमारे समाज का हिस्सा है। तो हम धीरे धीरे जब बच्चे और नॉर्मल बच्चे इनके साथ इंटीग्रेट होंगे तो ये पार्ट ऑफ समाज बनेंगे, क्योंकि अभी इन बच्चों के माता पिता एक हीन भावना से ग्रसित हैं। वो बच्चे को बाहर नहीं निकाल के लेके जाते, वो नॉर्मल बच्चों की तरह इन बच्चों को सिनेमा या बाजार नहीं ले जाते। सो हम लोग पिछले 15 साल से ये वर्क कर रहे हैं कि उनके माँ बापों को कॉन्फिडेंस दिलाएं। इनफैक्ट हमारे यहाँ के जो एक समर्थ भी उसमें चल रहा है, समर्थ बच्चों को जो थोड़े से बेटर ऑफ होते हैं मेंटल, उसमें उनको हम कंप्यूटर डेटा एंट्री सिखाते हैं, और उनको हमने रीजेंसी हॉस्पिटल में एज अ स्टाइपेंड भी हम अब देने लगे हैं। सो 4 बच्चे हमारे रीजेंसी के अकाउंट्स में काम करते हैं। एक बच्चे के लिए हमने कैंटीन ही खुलवाई है वहीं पे अमृता में, तो वो वहाँ पे कैंटीन का संचालन करता है। तो ये कुल मिला के ये हम लोगों को, ये मेरा समाज के लिए एक जो जितना समाज ने मुझे दिया है उसका ये रिटर्न एक छोटे सा प्रयास है ये मेरा। मैडम, मैं आपसे अगला सवाल जो पूछने वाली थी वो ये थी कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है, बट आई थिंक मैं अभी ये बोल सकती हूँ कि बिकॉज यू आर सो कंटेंटेड, आप अंदर से इतनी खूबसूरत है, यू आर मैनेजिंग सो मेनी थिंग्स, उसके बाद भी आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतना बखूबी निभा पा रही हैं, सोच रही हैं उन लोगों के लिए भी जो हमारे समाज के पार्ट हैं, और सोसाइटी को यू आर ट्राइंग टू रिटर्न टू सोसाइटी। तो वही बात है मैम, एक छोटा सा आंसर चाहिए, आपके खूबसूरती का राज क्या है? अंदरूनी खूबसूरती है वो तो आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट हो रही है, वो मुझे दिख रहा है, बट एक इसका छोटा सा आंसर ज़रूर दीजिए आप।
देखिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे को खूबसूरत बोल रही हैं, पर मैंने ऐसा कभी कुछ करा नहीं जिससे मेरे ख्याल से मेरी माँ सुंदर है, शायद माँ की खूबसूरती आ गई होगी। इतना कुछ मैम आप कर रही हैं, मुझे लगता है दैट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन योर होल पर्सोना, पूरी आपकी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैम एक लास्ट एक मैसेज जो आज की बच्चियों को, विमेन को, फीमेल्स को आप देना चाहेंगी। यू आर अ पर्सन वन हु कैन इंस्पायर सो मेनी फीमेल्स, और मेरे इस छोटे से पॉडकास्ट का यही उद्देश्य है कि कैसे हम इंडियन विमेन जो अब बहुत सारी वर्किंग विमेन बन रही हैं, या इवन इफ़ दे आर हाउसवाइफ, दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स, तो कैसे अपने आप को ज़िंदगी के चैलेंजेस के लिए मोटिवेट करके रखें। तो मेरी बस यही एक छोटा सा ये प्रयास है मैम आप सबको इस प्लेटफॉर्म पे लाने का। तो मैं आप चाहूँगी आपसे कुछ शब्द उन महिलाओं के लिए, हम सब के लिए। देखिए, हमको समाज में रहना है, और समाज में जब हम प्रोफेशनल्स होते हैं तो पुरुषों के साथ कंधा मिला के चलना है। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पुरुष जो हैं वो आपको हमेशा देखेंगे, चाहेंगे कि आप आगे ही बढ़ते जाएं। सो पुरुष लोग ये खास करके ये कहेंगे कि अरे वो तो वुमेन है, अरे उनके तो बच्चे हैं, अरे उनको तो घर में खाना बनाना होगा। सो ये करके किसी भी तरीके से आपके कंधे पे चढ़ के प्रयास करेंगे, लेकिन आपको किसी भी हालत में अपने को कमज़ोर नहीं दिखाना है। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि किसी भी हालत में आपका ये सारा डिविडेंड पे करेगा लेटर इन लाइफ, अगर आप शुरुआत में हार नहीं मानेंगे। देखिए, पुरुषों के, हमारी ज़िंदगी पुरुष और स्त्री की साथ मिलके ही चलती है। तो अगर साथ का एटीट्यूड है, मेरे को जितना भी एडवांटेज मिला है, मेरे हस्बैंड, मेरे सब परिवार वाले मेरे साथ थे, तो लड़कियों को पहली चीज़ तो अपने परिवार वालों के साथ बना के रखना ही है। अगर मैरिड हैं तो उनको अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं सबके साथ बना के रखना है। देखिए, वो एडवांटेज आएगा, वो आपके लिए काम आएगा, आपके बच्चों को देखेंगे, वो लोग उतना ही प्यार देंगे, आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है पुरुषों से कंधा मिला के लड़ने के लिए, उनकी बराबरी, उनके ही तरीके से काम, उनसे बेटर। और देखिए, स्त्री में डबल एक्स है, हम लोग 2 लाठियां हैं, बहुत स्ट्रांग हैं। पुरुषों में तो 1 एक्स और 1 वाई है, वो तो वीकर सेक्स है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, पुरुष वीकर सेक्स है एंड वुमेन इज अ स्ट्रॉन्गर सेक्स। सो डोंट लुक बैक, लुक अहेड। लड़ो मत, लेकिन अपने काम से दिखाओ दैट यू आर हायर और इवन बेटर देन योर मेन कलीग्स। थैंक यू सो मच मैडम। तो मैडम का क्रक्स भी यही है कि महिला हो तो बस डटे रहो, अपने रास्ते पे आगे बढ़ते रहो। और सिर्फ महिलाएं ही क्यों, वह सभी लोग, वह यूथ जो अब किसी भी वजह से आप डिप्रेशन फील करते हैं, ये फील करते हैं कि हम कुछ कम हैं किसी से, हमारे रास्ते में बहुत चैलेंजेस हैं, डटे रहिए, चलते रहिए। और अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि फैमिली का और सोसाइटी का सपोर्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो आप आज यूट्यूब में और इन सब में इतना एनग्रॉस हो के आपको लगता है कि इससे सारा ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। परिवार और सोसाइटी से ही आपको सपोर्ट मिलेगा, आगे बढ़ने का संबल मिलेगा, और उसके साथ साथ अपनी अंदरूनी शक्ति को मजबूत करके रखिए और मैडम जैसे कैरेक्टर्स को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैडम फॉर बीइंग हियर एंड एनलाइटनिंग अस।